बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर है बच्चों हमारा 8 और आज का टॉपिक है जी स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज अ लॉन्ग पेपर में आता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बड़ी आसानी के साथ आप इसको तैयार भी कर सकते हैं, पेपर में अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो करना क्या आपने, कुछ बातें आपको पहले से बता देता हूँ जो आपके माइंड में होनी चाहिए और उसी को बेस बना के हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्ट्रिंग के अंदर आप स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको बताऊंगा। फिर आपको ये बताऊंगा कि आपने अगर एक लूप प्रोड्यूस करनी है तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, दो लूप्स प्रोड्यूस करनी है तो कैसे करेंगे, तीन लूप्स प्रोड्यूस करनी है तो कैसे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब आप लूप्स प्रोड्यूस कर लेंगे इस तरह से, उसके बाद उनके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, उनकी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और आपको जो एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ आपने कंपेयर करना है। अभी आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्ट करेंगे नंबर 1 पॉइंट से। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम वेव्स प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। बच्चों, एक आप स्ट्रिंग ले लें जो दो सपोर्ट के दरमियान आपने इसे टाइट करके अटैच कर दी है। ये रिजिड सर्फेसेस हैं दो जिनके दरमियान आपने ये रस्सी बांध दी है। ठीक है, अब आपने लूप्स प्रोड्यूस करनी है, इसके अंदर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, यहां से इसको थोड़ा सा नीचे लाके ऐसे डिस्टर्ब कर दें, ये कुछ इस पोजीशन में आ जाएगी ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप यहां से इसको छोड़ देंगे प्लग करके, तो एक वेव यहां से इस तरफ को चलेगी और एक वेव यहां से इस तरफ को चलेगी। ये वेव यहां से रिफ्लेक्ट होगी और ये वेव यहां से रिफ्लेक्ट होगी। और आपको याद होगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में हमने पढ़ा था कि अगर वेव किसी रिजिड सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो वो 180 आउट ऑफ फेज हो जाती है, यानी उनका जो ट्रफ है वो क्रस्ट में बदल जाता है, इधर से भी। ठीक है, ये दोनों वेव मिलके हमारे पास ऐसे स्टेशनरी वेव बनाती हैं। ये रस्सी जो है वो आपको इस तरह से वाइब्रेट होती नजर आती है, आपको ऐसे लूप बनी हुई दिखाई देती है, बट एक्चुअली ये लूप नहीं होती, ये एक ही रस्सी है जो मुख्तलिफ पोजीशंस के अंदर मूव कर रही होती है। लेकिन ये इतनी तेजी से ऐसे ऐसे मूव करती है कि हमें ये एक लूप बनी हुई दिखाई देती है। ओके, तो इस तरह से हम स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करते हैं। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि अगर हमने स्ट्रिंग के अंदर एक लूप वाली स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करनी है तो वो हम किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। तो बच्चों क्या करेंगे जी, एक स्ट्रिंग ले ली हमने, दोनों तरफ इस तरह से अटैच कर दिया है। अगर आपने इसमें एक लूप प्रोड्यूस करनी है तो एक का डबल क्या होता है, 2। ठीक है, 1/2 पार्ट से आपने इसको प्लग कर देना है। टोटल लेंथ है L। अगर आप एक इसमें लूप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसका डबल क्या होता है, 2। 1/2 पार्ट से प्लग कर दो इस स्ट्रिंग को ऐसे करके। ठीक है, तो क्या होगा, ये इस तरह से एक लूप वाली स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लूप वाली स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी। मैं इसको मिटा देता हूं, ये सिर्फ समझने के लिए था। अब हमने क्या करना है जी, इसके अंदर इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। राइट, अच्छा, अब इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, L लेंथ थी हमारे पास, L। ठीक है, और यहां से यहां तक देखो एक क्रस्ट बन रहा है, और आप सब जानते हैं, आपको सबको पता है कि ये एक वेव है जिसके अंदर एक क्रस्ट और एक ट्रफ शामिल होता है। इसके लंबाई को लैम्डा यानी वेवलेंथ कहते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक क्रस्ट को ही कंसीडर करेंगे तो ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ के इक्वल इसकी लंबाई होगी। कितनी होगी, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो यहां से लेके यहां तक ये लेंथ L के बराबर है, और वो ही लेंथ जो है हमारे पास लैम्डा 1/2 आ रही है। लैम्डा 1 मैंने क्यों कहा, ये उस वक्त की वेवलेंथ है जब एक वेव प्रोड्यूस हुई है। इस वक्त की वेवलेंथ को मैं क्या बोलूंगा, लैम्डा 1। सो लैम्डा 1/2, ये लेंथ किसके बराबर है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ के बराबर है। तो इसी से अगर आप चाहो तो वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हो। 2 यहां पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम L इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास इसकी वेवलेंथ। उसके बाद अब हम इसकी देखना चाहते हैं जी फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको बताया था। फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला आपको याद होगा, क्लास 10th में चैप्टर 1 में पढ़ा था आपने। राइट, ये वाला फार्मूला आपने। ओके, यहां पर V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव है, F फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, इसकी वेवलेंथ। इस सिचुएशन में जब एक लूप बनी हुई है, इस वक्त जो हमारे पास लैम्डा है उसको मैं वेवलेंथ को लैम्डा 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो लैम्डा क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर लैम्डा इस वक्त 1 है तो उसी रिस्पेक्ट से फ्रीक्वेंसी को मैं f1 कह दूंगा। सो v इज इक्वल टू f1 इंटू लैम्डा 1 आ जाएगा हमारे पास। राइट, अच्छा जी, अब ये v क्या है, वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, इस वेव की। ये कौन सी वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है जो एक स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होती चली जा रही है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है उनकी वेलोसिटी के लिए एक फार्मूला बताया गया था, v इज इक्वल्स टू
एफ बाय या टी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। याद रखो ये जो वेलोसिटी है ये डिपेंड करती है जी किसके ऊपर, इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद टेंशन के ऊपर, और एम मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हुए इस वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया गया, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय एम। याद रहे कि यहां पर जो m है ये क्या है, ये हमारे पास इक्वल होता है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, यानी मास पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप चाहें तो ये मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू यहां पर पुट भी कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये आपने एक बार बना कर रख लेना, फिर बार बार हम इसको यूज करते रहेंगे। ये हो जाएगा जी हमारे पास टी, एम की वैल्यू पुट करूंगा m बाय एल, तो वो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा और कैपिटल एम नीचे आ जाएगा। ये आगे जी हमारे पास बच्चों इसकी वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेव की जो इस स्ट्रिंग के अंदर आगे बढ़ती हुई जाएंगी। समझ गए? अब आपने इस वेलोसिटी की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। वो क्या वैल्यू है जी हमारे पास, टी एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, एंड यहां पर f1 फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है इसकी, वो ठीक है। लैम्डा 1 क्या हमारे पास वेवलेंथ है, लैम्डा 1 किसकी इक्वल है, 2l के, तो यहां पर मैं लिख देता हूं जी 2 टाइम l हमारे पास इसकी वेवलेंथ आ गई। अब इसको मैं इधर ले आता हूं क्योंकि हमें f1 की वैल्यू चाहिए, f1 फ्रीक्वेंसी है, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2l इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी एल डिवाइडेड बाय m आ जाएगा। बच्चों ये है हमारे पास इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो आप इससे हासिल कर सकते हैं, एक लूप कम से कम बन सकती है और उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज f1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक भी इसको कहा जाता है। ये आ गया रिलेशन हमारे पास। अब यही स्टेप हमने यहां पर रिपीट करने हैं। अब सेकेंड हमारे पास जो मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है वो इस तरह से होता है कि हम इसके अंदर दो लूप्स प्रोड्यूस करेंगे। समझ गए बच्चों? अच्छा, उसको किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, तो याद रखो अगर आपने इसके अंदर दो लूप्स प्रोड्यूस करनी है तो दो का डबल क्या होता है, 4, ठीक है। तो आप 1/4 हिस्से से या 1/4 पार्ट से आप इसको प्लग करेंगे। फिर सुन लो, टू लूप्स प्रोड्यूस करनी है तो 2 का डबल क्या होता है, 4, तो आपने 1/4 पार्ट से इसको प्लग करना है। 1/4 पार्ट से आप इसको प्लग करोगे, इसके अंदर दो लूप्स जनरेट होंगी। समझ के? टोटल लेंथ कितनी है, उतनी एल ही है हमारे पास, ठीक है। और ये टोटल लेंथ किसके बराबर आ रही है, दिस λ/2 प्लस दिस λ/2। देखो यहां पर इस क्रस्ट की लंबाई कुछ और थी, यहां पर लंबाई कम हो गई, लंबाई कम हुई क्रस्ट की तो मतलब वेवलेंथ कम हुई, ठीक है। यहां पर वेवलेंथ कुछ और थी, इसको λ1 कहा, यहां पर वेवलेंथ चेंज हो चुकी है, नई वेवलेंथ को λ2 से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आप जानते हैं कि एक क्रस्ट जो है वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ के इक्वल होता है। नई वेवलेंथ का नाम है λ2 और उसका एक क्रस्ट λ2/2 के इक्वल, ये उसका दूसरा क्रस्ट λ2/2 के इक्वल, यानी ये भी हाफ वेवलेंथ, ये भी हाफ वेवलेंथ। तो ये लेंथ टोटल बन जाती है जी हमारे पास λ2/2 प्लस λ2/2, तो ये बन जाता है जी हमारे पास हाफ प्लस हाफ, ये मिलकर बन जाता है फुल वेवलेंथ बन जाती है। आपको अगर ये समझ नहीं आया तो आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पता चला कि हमारे पास जो नई वेवलेंथ है λ2 वो इक्वल्स टू लेंथ l होगी। ओके बच्चों, ये भी पता चल गया हमें। उसके बाद फिर हमने क्या कैलकुलेट करनी है जी, इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अगेन वही फार्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा का इस्तेमाल करेंगे, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो चुकी है, नई वेवलेंथ λ2 है, फ्रीक्वेंसी तो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। अगर यहां पर वेवलेंथ चेंज हुई है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, नई फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे f2। और याद रहे कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा सेम रहती है। क्यों? कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, तो इसलिए इनकी जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहती है, सेम। इसलिए मैंने यहां पर v1 नहीं लिखा बल्कि v ही लिखा, यहां पर v2 नहीं लिखा बल्कि v ही लिखा, वेलोसिटी इनकी सेम रहती है। ओके बच्चों, इसी तरह से फिर वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है, हमारे पास ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी का फार्मूला होता है टी एल डिवाइडेड बाय एम होता है, ठीक है। और यहां पर f2 आपने मालूम करनी है, λ2 की वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट की, ये l के बराबर होती है। तो आपको f2 चाहिए तो आप इस l को इधर ले आए, 1 डिवाइडेड बाय l हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा जी टी एल डिवाइडेड बाय कैपिटल m आ जाएगा। ओके, अब ये नई फ्रीक्वेंसी आ गई, लेकिन बच्चों हमें समझ नहीं आ रहा कि ये नई फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कम है, क्या है इसके अंदर, कुछ चेंज आया है, कैसा चेंज आया है। तो उसको चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए हम इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए इसके जैसा बनाना पड़ेगा। इसके नीचे यहाँ पर 2 लिखा हुआ, यहाँ पर 2 नहीं है, तो आप ऐसा करो बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो और 2 से डिवाइड भी कर लो, है ना। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इस 2 को बाहर ही लिखता हूँ ब्रैकेट से, और ये 1 डिवाइडेड बाय 2l हो जाएगा और ये हो जाएगा जी टी एल डिवाइडेड बाय कैपिटल M, दैट इज इक्वल टू f2। ओके,
तो आपको यहां पे कंपैरिजन से क्लियर हो जाएगा। देखो 1/2L TL/m, ये वही चीज लिखी हुई है जो कि फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 को रिप्रेजेंट करती है और साथ में 2। तो पता चला कि जो नई फ्रीक्वेंसी है हमारे पास F2 वो इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ओके बच्चों, इसी तरह से जब आपने थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आना है, अब हमने यहां पर 3 लूप्स को प्रोड्यूस करना है। सही है, तो 3 लूप्स को प्रोड्यूस करना है तो 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है। तो 1/6 लेंथ से आपने इसको यहां से प्लग करना है। ठीक है, फिर से सुन लो, अगर 3 लूप्स प्रोड्यूस करनी है तो 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है। तो 1/6 लेंथ जो है वो यहां पर बनती है इधर। तो यहां से आपने इसको प्लग करना है तो उसके अंदर 3 लूप्स जो है वो जनरेट हो जाएंगी। लेंथ इसकी वही L है। ठीक है, तो क्योंकि अब क्रस्ट जो है वो और स्मॉलर हो गया, इसकी लेंथ कम हो गई है, तो वेवलेंथ फिर से चेंज हो जाएगी। नई वेवलेंथ का नाम हमने रखा λ3। फर्क करने के लिए ये λ1 है जब 1 लूप बनी, ये λ2 है जब 2 लूप्स बनी, ये λ3 है जब 3 लूप्स बनी। और आप जानते हैं कि एक वेव की लंबाई क्रस्ट और ट्रफ दोनों को ऐड करने से मिलती है, और सिर्फ एक क्रस्ट की लंबाई जो है वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ के इक्वल होती है। ये देखो, एक क्रस्ट हाफ वेवलेंथ, दूसरा क्रस्ट हाफ वेवलेंथ, तीसरा क्रस्ट हाफ वेवलेंथ, है ना। तो λ3 इसकी वेवलेंथ है, उसका हाफ, उसका हाफ, उसका हाफ यहां पर मिल गया आपको। अब जरा यहां से देखो, हमने इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम रिलेट करेंगे जो टोटल लेंथ L बनती है इस लंबाई, इस रस्सी की, वो बराबर है λ/2 λ/2 λ/2। तो यहां पे हो जाएगा जी λ3/2 प्लस λ3/2 प्लस λ3/2। तो ये बन जाता है एप्पल प्लस एप्पल प्लस एप्पल, 3 एप्पल, 3 λ3/2। ये आ गई जी हमारे पास इसकी लेंथ इज इक्वल टू 3 टाइम λ3 डिवाइडेड बाय 2। हमें तो चाहिए वेवलेंथ, तो 2 यहां पर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू λ3। तो बच्चों ये आ गया जी हमारे पास इसकी नई वेवलेंथ का रिलेशन। उसके बाद हमने क्या करना है, नई वेवलेंथ के रिलेशन के बाद अब हमने क्या करना है बच्चों, यहां पर इसकी नई फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमारे पास लैम्डा फिर से चेंज हो चुका है, उसको λ3 कह रहे हैं, तो उसी रिस्पेक्ट से फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, उसको हम f3 बोलेंगे, है ना। तो वेलोसिटी क्या है, अगेन वही बार बार रिपीट कर रहा हूं कि वेलोसिटी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव जो एक स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चों, वो होता है जी TL डिवाइडेड बाय कैपिटल M, एंड दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा जी हमारे पास f3। λ3 किसके इक्वल है, λ3 इक्वल है जी हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम L डिवाइडेड बाय 3। अब आपको f3 चाहिए, तो ये पूरे का पूरा फैक्टर जो है वो आप उधर ले जाए, 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2L मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, और साथ में TL डिवाइडेड बाय M वैसे का वैसा लिखो, ये मिल गया हमें f3। अब इसको भी हमने कंपेयर करना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो अगर आप सिर्फ यहाँ से 3 को बाहर लिख लें, ठीक है, और 1/2L बन जाएगा ये यहाँ पर, और यहाँ पर बन जाएगा TL डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल्स टू f3। तो ये क्या है, ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 बन जाती है। सो 3 टाइम f1 इज इक्वल्स टू f3। जो नई फ्रीक्वेंसी है f3 वो इक्वल है 3 टाइम ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 के इक्वल है। सही है। अच्छा, तो इस तरह से हमने बच्चों ये तीनों केसेस डिस्कस कर लिए। अब हम एक जनरल केस डिस्कस करते हैं। आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि ये f1 हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी जिसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, वो इक्वल है जी 1 टाइम द f1 के। इसको यूं लिख देता हूं मैं, ठीक है। फिर जब आपने 2 लूप्स प्रोड्यूस की तो आपको नई फ्रीक्वेंसी मिली, वो क्या थी, f2, और वो फ्रीक्वेंसी f2 जो है वो हमारे पास 2 टाइम ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई, ठीक है। इसी तरह फिर 3 लूप्स प्रोड्यूस की, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी थी वो f3 थी, और वो किसकी इक्वल थी, 3 टाइम द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1। इसी तरह से एक जनरल सिचुएशन बनाएंगे आप यहां पर कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ लूप हैं तो उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उसको fn कहेंगे, और वो किसके इक्वल होगी, वो n टाइम द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 के इक्वल होगी। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट, एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने सीखना है वो क्या है, देखो यहाँ पर जो एक फ्रीक्वेंसी f1 वो तो फंडामेंटल है, जो नई फ्रीक्वेंसी उसके बाद नई फ्रीक्वेंसी मिली f2 वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल है, उसके बाद जो थर्ड फ्रीक्वेंसी में मिली वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम है। इसी तरह अगर हम फोर्थ फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं 4 लूप्स वाली, तो वो 4 टाइम ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 के इक्वल होगी, समझे। अच्छा, अब यहां से क्या सीखा आपने, यहां से हमने सीखा कि जो नई जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही हैं, इनकी एक डिस्क्रीट वैल्यू मिल रही है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो या तो 1 टाइम f2 f1 होगी, या 2 टाइम f1 होगी, या 3 टाइम f1 होगी, या 4 टाइम f1 होगी, इसके दरमियान की कोई वैल्यू नहीं हो सकती।
तो ये जो नई फ्रीक्वेंसीज आपको मिल रही हैं, इनकी सबकी डिस्क्रीट वैल्यू मिल रही हैं, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल रही है, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, जहां पे हमें डिस्क्रीट वैल्यू मिल रही है यानी फिक्स वैल्यू, फर्ज कर लो अगर एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो आपको जो सेकंड मिल सकती है सेकंड हार्मोनिक में वो 20 मिल सकती है, उसके बाद 30 मिल सकती है, उसके बाद 40 मिल सकती है, 50 मिल सकती है, लेकिन इनके दरमियान कोई फ्रीक्वेंसी नहीं मिल सकती। आपको 45 नहीं मिल सकती, आपको 43 नहीं मिल सकती, आपको 32 नहीं मिल सकती, आपको मिल सकती है तो सिर्फ यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल। अगर फंडामेंटल 10 है तो आपको 20 मिलेगी, आपको 30 मिलेगी, आपको 40 मिलेगी, आपको 50 मिलेगी, लेकिन इसके दरमियान कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, यानी डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको मिलेंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास क्वांटाइज्ड है। समझ गए बच्चों? अच्छा, तो ये हमारे पास इसका एक जनरल रिलेशन आ जाता है। आप चाहें तो आप 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां से देखकर। तो एफ एन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एन टाइम यहाँ पे 2/L आ जाएगा, नीचे 2/L इंटू ऊपर क्या आ जाएगा जी हमारे पास TL डिवाइडेड बाय M। ये आ गया आपके पास रिलेशन। इसी तरह से अगर आप चाहें तो वेवलेंथ के लिए भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, जब हमारे पास λ1 की वैल्यू, λ1 किसके इक्वल था, λ1 जो है वो हमारे पास इक्वल था जी किसके, कहाँ गया ये वाला लिखा, ये 2L के इक्वल था। λ1 इज इक्वल टू 2 टाइम L। इसी तरह से λ2 की वैल्यू जब आई थी, λ2 किसके इक्वल था, λ2 इक्वल था हमारे पास L के, ठीक है। इसी तरह से λ3 की वैल्यू जब आई थी, λ3 किसके इक्वल था, λ3 हमारे पास बच्चों इक्वल था, यहाँ पर ये 2L/3 के इक्वल था, 2L डिवाइडेड बाई 3। अब इससे भी आपने एक जनरल सॉल्यूशन बनाना है, सही है। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसके साथ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ, फर्क तो नहीं पड़ता ना, ठीक है। और इसके नीचे मैं खुद से 1 से डिवाइड कर दूं, किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा करने से आपके ज़हन में वो फार्मूला क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर देखिए 2L सेम आ रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो अगर यहाँ पर λ1 है तो नीचे क्या आ रहा है 1, अगर λ2 है तो नीचे क्या आ रहा है 2, अगर λ3 नीचे क्या आ रहा है 3। तो इससे जनरल सॉल्यूशन के अगर आप n नंबर ऑफ लूप्स बनाते हैं उस वक्त जो वेवलेंथ होगी वो λn से डिनोट करेंगे और वो इक्वल क्या होगी जी 2L डिवाइडेड बाय n के इक्वल होगी, क्योंकि देखो जो यहाँ पर नंबर है वही नंबर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3। इसी तरह अगर यहाँ पर n तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा n। तो ये हमारे पास एक इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं बच्चों, नोड्स और एंटी नोड्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? वो क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमने एक लूप्स प्रोड्यूस की हुई है, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस की हुई है स्ट्रिंग के अंदर, अगर उसके अंदर n नंबर ऑफ लूप प्रोड्यूस हैं तो उसके अंदर कितने नोड होंगे और कितने एंटी नोड होंगे, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों जरा गौर करो कि जब आपने एक लूप प्रोड्यूस की है तो एक लूप में आपके पास 2 नोड आ रहे हैं और एक ही एंटी नोड आ रहा है। जब 2 लूप्स प्रोड्यूस किए हैं तो 2 एंटी नोड हैं, लेकिन नोड कितने हैं उससे एक ज्यादा 3 है। जब आपने 3 लूप्स प्रोड्यूस किए हैं तो 3 ही एंटी नोड हैं, लेकिन जब नोड की बात करेंगे तो उससे एक ज्यादा है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जितनी लूप्स उतने एंटी नोड, एक लूप एक एंटी नोड, 2 लूप 2 एंटी नोड, 3 लूप 3 एंटी नोड। तो पता चला कि अगर n नंबर ऑफ लूप हैं तो n नंबर ऑफ उसके अंदर एंटी नोड भी होंगे। लेकिन बात करें नोड की तो जब एक लूप है तो नोड 2 है, अगर 2 लूप है तो नोड 3 है, अगर 3 लूप है तो नोड 4 है, यानी नोड जो है वो नंबर ऑफ लूप से एक ज्यादा आ रहा है आपके पास। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव में ये बता सकते हैं कि अगर आप n नंबर ऑफ लूप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक स्ट्रिंग के अंदर तो उसके अंदर जो नोड्स प्रोड्यूस होंगे वो n+1 होंगे, क्योंकि आपने देख लिया कि एक लूप में 2 नोड, 2 लूप में 3 नोड, 3 लूप में 4 नोड, इसी तरह 4 लूप में 5 नोड होंगे, यानी जितने नंबर ऑफ लूप्स हैं उससे एक नोड जो है वो ज्यादा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हमने कुछ कंक्लूजन्स यहाँ पे निकालनी है कि इससे हमने क्या कंक्लूजन्स निकाली। कंक्लूजन बच्चों हमने ये निकालनी है कि आपने देखा कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग की लेंथ है, अगर आपने इसमें स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करनी है तो वो इक्वल होनी चाहिए या तो λ/2 के इक्वल हो, या फिर हमारे पास 2λ/2 के इक्वल हो, या फिर 3λ/2 के इक्वल हो, या फिर 4λ/2 के इक्वल हो। इसी तरह से ये हमारे पास मैं जनरल सॉल्यूशन में लिखूं तो लेंथ शुड बी इक्वल टू nλ/2 के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तब आप उसके अंदर जो है वो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला तो रिजल्ट आपने यहाँ से ये निकाला, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपने देख लिया कि लेंथ इज इक्वल टू λ/2 है, लेंथ इज इक्वल टू यहाँ पर 2λ/2, ये सिंपली लैम्डा कह रहे हैं, एक ही बात है। यहाँ पर लेंथ जो है वो 3λ/2 के इक्वल है। इसी तरह से चलते जाएंगे आप आगे 4λ/2, 5λ/2, तो आपके पास लेंथ जो है वो nλ/2 के इक्वल होनी चाहिए, तब आप उसके अंदर जो है वो इस तरह से स्टेशनरी वेव का फिनोमेना प्रोड्यूस कर पाएंगे। सेकेंड जो हमारे पास केस था वो क्या था, वो यहाँ पे हमने देखना है बच्चों, वो ये है कि जब
हमारे पास इसमें वेवलेंथ चेंज होती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। बच्चों आपको वैसे ही पता होना चाहिए, आपने एक पढ़ा था ये रिलेशन v इज इक्वल टू एफ टाइम लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है, तो फिर ये रिलेशन हमें क्या देता है, ये बताता है भाई हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली रिलेटेड है किसके, वेवलेंथ के। अगर वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से बताता हूं। देखो बच्चों, ये फर्ज कर लो कि 1 सेकंड का टाइम है और इसके अंदर जो है वो ये एक वेव प्रोड्यूस हुई है। इस वक्त फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्ज है। मैं चले ब्लैक से बनाता हूं ताकि मिक्स ना हो। ठीक है, इस वक्त फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 हर्ट्ज है, समझ गए। अच्छा, अब इसके अलावा मैं ऐसा करता हूं कि इसी सेकंड 1 सेकंड के टाइम के अंदर जो अब यहां पर मैं ये 1, ये 2 और यहाँ पर ये 3 वेव बना दी, है ना। तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, ये 3 हर्ट्ज है। ठीक है, इसी तरह करते करते 1 सेकंड के अंदर अब मैं ज़्यादा वेव बना देता हूँ। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 वेव बना दी और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जी, 5 हर्ट्ज है। ठीक है, अब ज़रा देखना गौर से, यहाँ पर इसकी जो वेवलेंथ है वो पूरी एक वेव की लंबाई इतनी वेवलेंथ है, इसको मैं लैम्डा 1 कहूँगा। यहाँ पर देखो 2 लगातार आने वाले क्रस्ट के दरम्यान जो लेंथ होती है इसको वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पे लैम्डा शॉर्ट हो गया। यहाँ पर देखो 2 क्रस्ट और करीब आ गए, वेवलेंथ और शॉर्ट हो गई। तो ज़रा ऑब्जर्व करो कि जब 1 सेकंड में ज़्यादा वेव प्रोड्यूस होती हैं, यानी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो क्योंकि क्रस्ट करीब करीब आ जाती हैं तो वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है ना। और इसी तरह से जब यहाँ से थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी लो होगी, 5 से 3 पे आई तो वेवलेंथ बढ़ गई, 3 से 1 पे आई तो वेवलेंथ और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसी तरह से जैसे जैसे इसके अंदर लूप्स बढ़ती जा रही हैं, लूप्स के बढ़ने से क्या होता है, इसके अंदर जो वेवलेंथ है, जो क्रस्ट हैं वो एक दूसरे से करीब आते जाते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती जाती है। अब एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर वेवलेंथ बनती है। अब इसी लेंथ के अंदर अगर मैं ज़्यादा लूप्स बना दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, क्रस्ट और ट्रफ बहुत करीब करीब आ जाएंगे, वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो बच्चों याद रखो, जब लूप्स बढ़ेंगी तो लूप्स के बढ़ने से वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ का बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। ठीक है, तो वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है, इन वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ऊपर जाती है तो वेवलेंथ नीचे आ जाती है, अगर फ्रीक्वेंसी नीचे आती है तो वेवलेंथ ऊपर चली जाती है। इसीलिए इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा आपके पास सेम रहती है। तो वेलोसिटी क्या रहेगी, हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं, जिसमें हमने डिस्कस करना है जी फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ओवर ट्यून, सेकंड ओवर ट्यून, थर्ड ओवर ट्यून को डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों का आपस में ताल्लुक क्या होता है, हार्मोनिक का इसके साथ ओवर ट्यून के साथ क्या रिलेशन है, ये तमाम चीज़ें इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करने हैं। इसका सेकंड पार्ट ही आप समझ लें तो बच्चों वो लेक्चर मिस ना कीजिएगा। उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।